Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the solvents which are used in H1 NMR, that is proton NMR spectroscopy. हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक कवर कर रहे हैं. हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन, मैकेनिज़्म और उसका इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट कवर कर लिया था. अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में याद होगा, मैंने बताया था कि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो लाजमी है कि वो सोल्यूशन फॉर्म में हो, तो ही वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालाइज हो सकते हैं. अदरवाइज़ अगर वो सॉलिड में या गैसेस में होंगे तो हम उनका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफिकेशन उनकी नहीं परफॉर्म कर सकते हैं. हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन होती है कि किस तरह से, किस फॉर्म ऑफ में कंपाउंड की एनालिसिस होगी. जैसे आपके पास अल्ट्रावायलेट में था, उसमें भी एक लिमिटेशन थी कि कंपाउंड मस्ट बी इन अ सॉल्यूशन फॉर्म. हाँ, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये लिमिटेशन नहीं थी. उसमें आपके पास सॉलिड, गैस, लिक्विड, गैस, सॉल्यूशंस, हर तरह की फॉर्म में आपके कंपाउंड एनालाइज हो सकता था. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में देन हमारे पास लिमिटेशन थी. खैर, उनको थोड़ा बहुत ओवरकम करने के लिए कुछ एडवांसमेंट कर ली गई. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम जो अभी करंटली पढ़ रहे हैं, उसमें भी एक लिमिटेशन है कि हम सॉलिड फॉर्म ऑफ कंपाउंड की एनालिसिस नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, आपने कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया, वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिल गया है, आपने उसका मास तो कर लिया कि इसका मास इतना है, लेकिन अगर हमने उसका एनएमआर यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ एच एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हमने उसकी परफॉर्म करनी है, तो हमें उसमें मालूम करना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और उनकी क्या पोजीशन है. हमने उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है उस कंपाउंड का. तो हमें उसको एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले उसका एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में उसको डिज़ोल्व करना लाजमी है, ताकि वो एक सॉल्यूशन फॉर्म में आए और फिर हम उस सॉल्यूशन फॉर्म को हम उसकी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस सॉल्वेंट के, जिसमें आप अपने कंपाउंड को डिज़ोल्व करके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन ये एटलीस्ट उसमें एबिलिटीज़ हों, ताकि आप देखें सॉल्वेंट तो बहुत सारे मौजूद हैं आपके पास. ऐसे तो नहीं है कि कोई भी सॉल्वेंट जिसमें भी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी आप उसको उठा के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ कर लेंगे. कोई ना कोई सॉल्वेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, उनकी भी एक लिमिटेशन होगी, उनकी भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि ऐसा सॉल्वेंट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किया जा सकता है फॉर द कंपाउंड एनालिसिस फॉर देयर स्ट्रक्चर एलुसिडेशन. तो क्या है, सबसे पहले आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स में केमिकली इनर्ट सॉल्वेंट इज़ टू बी यूज, यानी कि आपका जो सॉल्वेंट है वो केमिकली इंटरेक्शन ना कर दे अपॉन डिज़ोल्विंग अ कंपाउंड. यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉलिड कंपाउंड था, आपने उसको डिज़ोल्व करना था उसकी एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, तो आपने उसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया. सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के लिए ऐसा ना हो कि आपने उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो कंपाउंड अपनी नेचर चेंज कर दे बाय इंटरेक्टिंग अ केमिकल विद अ सॉल्वेंट. यानी कि सॉल्वेंट से अगर वो इंटरेक्ट कर जाता है तो अपनी नेचर चेंज कर लेगा. तो आपको नेचर, तो फिर तो आप उस कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि आपके पास उसका स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी तो बेसिक नेचर ही चेंज हो गई, क्योंकि उसने केमिकली इंटरेक्ट कर लिया किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, जिसमें आप उसका सोल्यूशन बना रहे थे. तो सॉल्वेंट आपने ऐसा यूज़ करना है जो कि केमिकली इनर्ट हो, यानी कि वो केमिकल इंटरेक्शन ना करे आपके कंपाउंड के साथ, ताकि वो डिज़ोल्व तो हो आपके सॉल्वेंट में, लेकिन उसकी केमिकल नेचर, उसका स्ट्रक्चर वो बिल्कुल वैसी ही रहे जो उसकी सॉलिड फॉर्म में थी, ताकि आप उसकी एग्जैक्ट नेचर, एग्जैक्ट उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और उनकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, सॉल्वेंट शुड बी मैग्नेटिकली आइसोट्रॉपिक इन नेचर. मैग्नेटिकली आइसोट्रॉपिक इन नेचर मीन्स ऐसा सॉल्वेंट ना हो कि उसकी खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, वो खुद अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता हो, वो खुद कोई अपनी मैग्नेटिक वो रखता हो. उसकी वजह से क्या होगा, देखें जैसे आपको याद होगा हमने शील्डेड और डी शील्डेड में पढ़ा था. शील्डेड में क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे प्रोटॉन के नियर, वो क्या कर रहे थे, आपकी जो उसकी है नेचर है, जो आपकी प्रोटॉन की जो नेचर है उसकी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कर रहे थे उसको थोड़ा बहुत माइनस कर रहे थे, यानी कि उसको कम कर रहे थे उसकी वैल्यू को, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा था कि जो आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कर रहे थे वो उससे लेस फील कर रहा था आपका प्रोटॉन, क्योंकि उसमें से थोड़ी वैल्यू माइनस हो रही थी कौन से, जो नियर बाय इन्वायरमेंट था इलेक्ट्रॉन का. तो अगर सॉल्वेंट का भी खुद का भी कोई मैग्नेटिकल इन्वायरमेंट होगा, उसकी खुद भी कोई मैग्नेटिकली नेचर होगी, तो क्या होगा, वो आपके जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो उस प्रोटॉन को उतनी फील नहीं होने देगा, उससे एक लेस फील होकर आएगा. तो उस वजह से आपके पास सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, मैग्नेटिकली आइसोट्रॉपिक इन नेचर होनी चाहिए, यानी कि वो खुद कोई मैग्नेटिकली प्रॉपर्टीज़ ना प्रोवाइड करता हो.
थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, फ्री फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आप क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपके सॉल्वेंट में इटसेल्फ हाइड्रोजन प्रोटॉन मौजूद होंगे तो वो क्या करेंगे, वो हिंड्रेंस कॉज करेंगे, यानी कि आपका सॉल्वेंट भी अपनी प्रोटॉन्स की पीक दे रहा होगा, आपका कंपाउंड भी प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल ऐसा सॉल्वेंट है जो केमिकली इनर्ट है, ठीक है, आपके कंपाउंड से केमिकली नेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसमें खुद के प्रोटॉन मौजूद हैं, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ आपके कंपाउंड के प्रोटॉन आ रहे हैं उसके साथ आपके पास क्या आ रहे होंगे, आपके सॉल्वेंट के प्रोटॉन भी आ रहे होंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको वो आपके फॉल्स रिजल्ट इंटरप्रिटेशन होगी। फॉर एग्जांपल 10 हाइड्रोजन प्रोटॉन थे, 2 आपके सॉल्वेंट के प्रोटॉन थे, तो वो आपको रिजल्ट में क्या पता चलेगा, रिजल्ट में तो आपको ये पता चलेगा 12 हाइड्रोजन के प्रोटॉन मौजूद है कंपाउंड में, तो फॉल्स इंटरप्रिटेशन है। तो लाजमी क्या रिक्वायरमेंट है आपके पास, आपका कंपाउंड मस्ट बी जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, यानी कि उसमें प्रोटॉन ना प्रेजेंट हो। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ थोड़ी आती है कि आपके पास एक देखिए प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन 1 का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, 1 प्रोटॉन मौजूद है, लेकिन जो ड्यूट्रियम का जो न्यूक्लियस है, जो आपको पता है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ड्यूट्रियम, जिसके क्या न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है, 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है। अब जब आप 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का हाफ स्पिन नंबर है, इन दोनों का करेंगे तो इसका जो टोटल स्पिन नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1 स्पिन नंबर आएगा। ड्यूट्रियम का क्या स्पिन नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, और जो H1 प्रोटॉन का स्पिन नंबर आ रहा है वो हाफ आ रहा होता है। अब जब आप एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हमने क्या करने हैं, हमने प्रोटॉन एनालिसिस करने हैं। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड सॉल्वेंट होता है जिसमें ड्यूट्रियम प्रोटॉन मौजूद होगा तो वो वाले सॉल्वेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्पिन नंबर डिफरेंट है, वो क्या है, उसका 1 आ रहा है, क्योंकि वह हाफ प्रोटॉन का हाफ न्यूट्रॉन का उसका, यानी कि जो हाइड्रोजन 2 के साथ होता है वो वाले सॉल्वेंट जो कि ड्यूट्रियम न्यूक्लियस रखते हैं, वो वाले सॉल्वेंट आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक डिफरेंट स्पिन नंबर है, उनकी डिफरेंट एक वो है स्पिन इंटीग्रेशन वैल्यू है, जिसकी वजह से वो आपकी डिफरेंट एनवायरनमेंट अपना वो डिफरेंट वो शो करता है, तो आपकी प्रोटॉन की उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो इसमें हम ड्यूट्रियम वाले प्रोटॉन्स यूज़ कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन 1 वाले प्रोटॉन होते हैं वो NMR में यूज़ नहीं कर सकते, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देन आपके पास सॉल्वेंट शुड बी रीजनबली डिजॉल्व द मॉलिक्यूल, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, ठीक है, हर चीज़ उसमें केमिकली भी इनर्ट है, आपके कंपाउंड से इंटरैक्ट नहीं करता, मैग्नेटिकली भी आइसोट्रॉपिक है, हाइड्रोजन भी नहीं है, लेकिन वो आपके कंपाउंड को ही डिजॉल्व नहीं कर रहा, तो आपका सोल्यूशन ही नहीं बन रहा। तो क्या है, वो रीजनबली डिजॉल्व, एटलीस्ट 10% ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी ईजीली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट हमें आपने डाला अपना कंपाउंड तो उसका 10% तो ईजीली डिजॉल्व हो जाए, और फिर आप क्या करते हैं, जब वो डिज़ोल्व हो जाता है आप उसको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं, ताकि जो सॉलिड अनडिज़ोल्व पार्ट है उसको सेपरेट कर लें, और जो डिज़ोल्व पार्ट है उसको माइक्रो ट्यूब, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ा था कि आपके पास क्या होता है, माइक्रो ट्यूब आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास लेस वॉल्यूम ऑफ सैंपल हो तो आप माइक्रो ट्यूब्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करते हैं आप, सॉल्वेंट शुड रीजनेबली डिज़ोल्व द मॉलिक्यूल, दैट मीन्स 10% और मोर आपका कंपाउंड जो है वो सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो जाए। देन हम सॉल्वेंट, ये तो आपके पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, जो सॉल्वेंट्स आप यूज़ करेंगे H1 प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये बेसिक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्या होता है कि सॉल्वेंट किस तरह, आपको पता है डिज़ोल्व के उसमें क्या होता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक होता है, तो पोलर कंपाउंड विल डिज़ोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर कंपाउंड विल डिज़ोल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इस फिनोमिना को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की आपकी नेचर होगी कंपाउंड की, उसी तरह के सॉल्वेंट्स आपको यूज़ कर सकते हैं उनकी सॉल्यूशन बनाने के लिए, ताकि आप उसकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर सकें। एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं H1 प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूज़ होती हैं, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 है, ड्यूट्रियम क्लोरोफॉर्म है, हेक्साक्लोरोएसीटोन है, ड्यूट्रियो डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड है, ड्यूट्रोबेंजीन है। ये सारे वो सॉल्वेंट्स हैं जो कि आपके पास प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कॉमनली यूज़ होते हैं, यानी कि
ये सॉल्वेंट्स बेसिक इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, यानी कि इनमें प्रोटॉन नहीं है, सॉल्वेंट मैग्नेटिकली आइसोट्रॉपिक है, केमिकली इनर्ट है और रीजनेबली कंपाउंड को ये डिसॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका सोल्यूशन बन सके। अब पोलर में पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर में नॉन पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करके आप इनका सोल्यूशन बना के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्वेंट, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्वेंट की प्रेजेंस को इफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि क्या होती है, आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करती है इट विल इंक्रीज द केमिकल शिफ्ट, यानी कि केमिकल शिफ्ट क्या है, जो आपके पास 0 से लेकर 10 तक का जो ग्राफ है केमिकल शिफ्ट में लेटर ऑन अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे केमिकल शिफ्ट क्या होती है, वो किस तरह से वैल्यूज़ वो हैं। लेकिन क्या है आपके पास हमने अभी स्पेक्ट्रा जो देखा हुआ है कि आपके पास लेफ़्ट साइड पे ट्रैवल करता है 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू है, वो क्या होती है, वो केमिकल शिफ्ट है। तो क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो प्रोटॉन की जो पीक आनी है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि 0 से वो 10 की तरफ की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोटॉन की वैल्यू 4 पर आनी थी और उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है ड्यू टू द सॉल्वेंट ऐसा यूज़ हुआ है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की एबिलिटी थी, तो वो क्या कर देता है, वो 4 से उसको शिफ्ट करके हो सकता है 5 पे या 6 पे ले जाता है। क्यों, क्योंकि डी शील्डिंग इफेक्ट देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कर रहा है, आपको पता है डी शील्डेड प्रोटॉन की पीक्स कहाँ आती हैं, लेफ्ट साइड पर आती हैं और शील्डेड प्रोटॉन्स की पीक कहाँ पर आती हैं, राइट साइड पर आती हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड में डी शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ट्रेवल कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं, हायर नंबर ऑफ OH एंड NH ग्रुप क्या है, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या अमाइन ग्रुप है, NH ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कॉज करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, डी शील्डेड इफेक्ट आता है। क्यों डी शील्डेड इफेक्ट आता है, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और NH जो ग्रुप है वो जो प्रोटॉन के आसपास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्डेड उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो अवे कर देते हैं और जिसकी वजह से डी शील्डिंग इफेक्ट आता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट आसपास का क्लियर हो रहा है, यानी कि जो शील्डेड इफेक्ट दे रहा था वो डी शील्डेड इफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ हो रहे हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होकर आपका जो प्रोटॉन के आसपास एनवायरनमेंट है वो क्लियर हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो रही है, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है। केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिफर होती है फॉर सेम मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, आपने उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में उसका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ली है, कार्बन डाइसल्फाइड में ली है, तो पॉसिबल है कि दोनों सिचुएशन में उसका डिफरेंट केमिकल शिफ्ट आए, तो उसका डिफरेंट प्रोटॉन है क्योंकि उनका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहा है, डी शील्डेड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। डी शील्डेड इफेक्ट क्या है, प्रोटॉन के आसपास में जो एनवायरनमेंट था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो केमिकल एनवायरनमेंट था, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से वो क्लियर हो रहा है। डी शील्डेड इफेक्ट आ रहा है, डी शील्डेड इफेक्ट होने की वजह से पीक कहाँ शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है और इसकी वजह से सेम मॉलिक्यूल कैन गिव अ डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू फॉर अ सेम प्रोटॉन इन डिफरेंट सॉल्वेंट, यानी कि एक कंपाउंड डिफरेंट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दे सकता है फॉर सेम प्रोटॉन्स के लिए इन डिफरेंट सॉल्वेंट, कि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड में है तो अलग केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उसी प्रोटॉन के लिए आ सकती है और कार्बन डाइसल्फाइड है तो अलग केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ सकती है उसी प्रोटॉन के लिए। अच्छा, ये इफेक्ट थोड़ा किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कंपाउंड है जिसकी किसी और कंपाउंड में किसी और सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी है ही नहीं, हमारे पास एक ही कोई सिंगल चॉइस है उसके लिए और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी वजह से आपके पास प्रोटॉन्स की पीक की डी शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है, तो आप उसके इफेक्ट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर से एडजस्ट कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी डिक्रीज। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं आप अपने कंपाउंड के एनालिसिस के दरमियान का, यानी कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टेम्परेचर है उसको आप बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास
आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसकी एबिलिटी कम हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिंड्रेंस कॉज होती है। हायर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिनिमाइज हो जाती है। तो आप इस इफेक्ट को टेम्परेचर से एडजस्ट कर सकते हैं। ये दो एक फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्वेंट की सिलेक्शन में और उसकी एनालिसिस में, एनएमआर एनालिसिस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स तो बेसिक आपने देख ली कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है आपका कंपाउंड। तो आप सॉल्वेंट वो वाला सॉल्वेंट फॉलो कर रहा है तो आप वो सॉल्वेंट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ कर सकते हैं। और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने कंपाउंड के एनालिसिस के लिए सॉल्वेंट को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है एच प्रोटॉन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन एस्पेक्ट्स, यानी कि जो हाइड्रोजन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने परफॉर्म करी है, हमने अब तक उसका इंट्रोडक्शन, उसका मैकेनिज़्म और जो उसका पूरा प्रिंसिपल था, देन उसके इंस्ट्रूमेंटेशन और फिर किस तरह से आपको ग्राफ मिलता है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, सॉल्वेंट्स का क्या इफ़ेक्ट आता है, ये सब कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं जो लास्ट में आपको रिज़ल्ट शीट मिलती है, उसको कैसे आप इंटरप्रिटेट करेंगे, उससे कैसे आप अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसको समझेंगे। क्योंकि जो आपके पास आंसर शीट आती है वो तो जस्ट पीक्स आ रही होती है ना, डिफरेंट लाइंस आ रही होती हैं। अगर आपने उस लाइंस को इंटरप्रिटेट करना नहीं सीखा तो आप एनएमआर प्रोटॉन एनएमआर एनालिसिस तो ठीक है आपने परफॉर्म कर ली, लेकिन आप उससे अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं डिग आउट कर पाएंगे। तो अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि जो आपने स्ट्रक्चर इलूसिडेशन करनी है कि क्या ये जो हमने सोल्यूशन जिस कंपाउंड का बनाया था या ऑलरेडी सोल्यूशन फॉर्म में जो कंपाउंड था हमारे पास, उसकी हमने एनएमआर प्रोटॉन एनएमआर एनालिसिस परफॉर्म कर ली। तो अब उसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ प्रोटॉन अटैच हैं, ये सारी डिटेल्स क्या होती हैं, ये है कि वो उन लाइंस की इंटरप्रिटेशन करना। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस लाइंस की इंटरप्रिटेशन लेके चलेंगे तो आप इजीली प्रोटॉन एनएमआर का स्पेक्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ़ सिग्नल्स। हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि जो आपको रिज़ल्ट मिला है उसमें कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स मिले हैं। नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कितने हैं, ये स्टेप्स हैं। अगर इन सारे स्टेप्स को हम वन बाय वन आगे फर्दर हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आप इंटरप्रिटेशन करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा की, तो आपकी इजीली अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्टेन हो जाती है। फर्स्ट है नंबर ऑफ़ सिग्नल्स, देन है लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ पीक, यानी कि कौन सी लोकेशन पे या किस पोजीशन पे पीक आपको मिल रही है, शिफ्टिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव ग्रुप्स और मल्टीपल बॉन्ड्स। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव ग्रुप्स की वजह से क्या है, शील्डेड इफेक्ट आता है, डी शील्डेड इफेक्ट आता है। क्योंकि नेगेटिव ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को खींच लेते हैं, या जब मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो भी फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डी शील्डेड इफेक्ट आता है। तो वो जो पोजीशन ऑफ सिग्नल है वो कहाँ है, ये लोकेशन उसकी फाइंड आउट करना, और लोकेशन किस चीज़ को ध्यान में रखते हैं फाइंड आउट करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे अटैच है, तो उससे रिलेटेड कौन सा बॉन्ड है, मतलब कहाँ पे इससे ये पीक आ सकती है, शील्डेड इफेक्ट में आएगी, डी शील्डेड इफेक्ट में आएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सेकेंड स्टेप पे आती है। देन हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन एरिया अंडर पीक एंड प्रोटॉन एटम, यानी कि सिग्नलिंग एरिया। आपको पता है आपने यूवी स्पेक्ट्रा भी परफॉर्म किया था, तो एरिया अंडर कर्व जो होता है, जो मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह की पीक है, मतलब ये मैं जस्ट आपको एरो से ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपकी यूवी की पीक थी, ऐसे एरो ऊपर को जा रहा है, पॉइंटेड पीक है, देन वापस डाउनवर्ड आ रही है, ये आपकी यूवी की पीक है। तो इसके एरिया, ये जो नीचे जो पूरा इसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व, यानी कि इस पीक के अंदर जो एरिया है वो उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहा होता था। क्योंकि आपकी पीक हाइट से क्या कर रहे होते थे, आप वाई एक्सिस पे
उसकी कंसंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस को नोट करते हुए उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो वो जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उतनी पीक बड़ी ब्रॉड आती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है कि आपके पास एरिया अंडर पीक्स, पीक के अंदर जितना एरिया होगा वो रिलेटेड होता है कि कितने प्रोटॉन इस सिग्नल बन आने की वजह है। यानी कि फॉर एग्जांपल 3 प्रोटॉन की वजह से ये सिग्नल आए। हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से 3 प्रोटॉन या 4 प्रोटॉन किस तरह से अलग अलग सिग्नल आएंगे। लेकिन क्या है कि एक प्रोटॉन एटम्स का कितने प्रोटॉन एटम मिलके ये सिग्नल दे रहे हैं, तो वो उनकी हाइट से, उसके एरिया अंडर द कर्व से आप उसके प्रोटॉन एटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमारे पास है पीक स्प्लिटिंग। आपके पास पीक, यहाँ पे हमारे पास एनएमआर में क्या आता है, स्प्लिट होके पीक आ रही होती है। यहाँ पे आपके पास सिंगल पीक नहीं आ रही होती। जैसे यूवी में भी आपके पास सिंगल पीक आ रही होती है, आईआर में भी मल्टीपल पीक्स हैं आईआर में, लेकिन क्या हो रहा होता है कि वो सब अपनी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की पीक आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एनएमआर में आपके पास सिंगल एक ही प्रोटॉन के, लेकिन नेबरिंग इफेक्ट की वजह से, यानी कि उसके नेबर्स में कौन कौन से प्रोटॉन मौजूद है, कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, उसकी वजह से ये पीक स्प्लिट होकर आ रही होती है। तो हम ये स्प्लिटिंग, पीक स्प्लिटिंग है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अगर वन बाय वन हम इसको लेके चलें तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ एनएमआर क्या है, हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्नल्स आर प्रेजेंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रा। डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। अब इक्विवेलेंट हाइड्रोजन क्या है, आपके कंपाउंड में कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, वो 2 इक्विवेलेंट है तो वो 2 प्रोटॉन, 2 इक्विवेलेंट सेट है, 3 इक्विवेलेंट सेट है, तो मतलब 3, 4 इस तरह से मल्टीपल होते हैं। हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे ये बात समझिए कि नंबर ऑफ सिग्नल किसके इक्विवेलेंट होगा, कितने नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे, डिपेंड करते हैं कि कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन उसमें मौजूद है। अगर आप देखें इसकी बेसिक्स, अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास क्या है, एनएमआर का ग्राफ आता है। ये 0 से लेके 10 तक की, 12 तक का स्केल है, जिसमें ये आपके पास 0, 1, 2, 3 केमिकल शिफ्ट ये ग्राफ कहलाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आपके पास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ क्या है, लेफ़्ट हैंडेड होता है, यानी कि लेफ़्ट हैंड को ट्रेवल करता है। रेदर जैसे यूवी और आईआर में था, वहाँ पे राइट हैंड को ट्रेवल कर रहा था। तो ये जो आपके पास केमिकल शिफ्ट है, पार्ट्स पर मिलियन में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एनएमआर का स्पेक्ट्रा है। केमिकल शिफ्ट में क्या हमें 2 चीज़ें मालूम होती हैं, नंबर एंड पोजीशन ऑफ सिग्नल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला क्या पॉइंट है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सॉल्व करने के लिए, नंबर कितने हैं, कितने नंबर ऑफ पीक्स प्रेजेंट हैं, एंड देन पोजीशन, किस पोजीशन पे प्रेजेंट है वो। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको क्या दो दें, ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिक मिल रही होती है। नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या है, हाउ मैनी इक्विवेलेंट प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सिग्नल, यहाँ पे आप ये बात समझें, नंबर ऑफ सिग्नल क्या है, वो कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन आपके उस पर्टिकुलर कंपाउंड में मौजूद है, उतने नंबर। फॉर एग्जांपल 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सेट हैं तो 4 पीक्स आएंगी, 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सेट हैं तो 3 पीक आएंगी, 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सेट हैं तो 2 पीक आएंगी, और 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन का सेट है तो 1 पीक आएगी। अब एक इक्विवेलेंट प्रोटॉन में मैनी प्रोटॉन प्रेजेंट हो जाए, यानी कि 3 प्रोटॉन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 4 प्रोटॉन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 6 प्रोटॉन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। 6 प्रोटॉन का एक इक्विवेलेंट सेट हो, 1 प्रोटॉन का एक इक्विवेलेंट सेट हो, तो वो डिपेंडिंग 2 कंडीशंस हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन की, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे आप समझें, सेट यानी कि इक्विवेलेंट यानी कि जो हर तरह से सेम है, वो प्रोटॉन जो हर तरह से सेम हैं, जो जिनका पूरा केमिकल एनवायरनमेंट आसपास का सेम है, वो स्टीरियो केमिकली भी सेम है, तो वो एक सेट कहलाएगा, दूसरा इस तरह से लेटर हम इसका डिटेल आगे हम पढ़ते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास इसमें, इधर
पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि किस तरह के प्रोटॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड उस वो पोजीशन डिसाइड करते हैं। आपके पास जैसे हमारे पास IR में भी था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोक्सिल की पीक यहाँ आएगी, कार्बोनाइल की पीक यहाँ आएगी, तो इस तरह से यहाँ पे भी समहाउ पोजीशन पे डिपेंड करते हुए एरिया डिफाइंड होता है कि इतने केमिकल शिफ्ट पे ये पोजीशन ये वाला पर्टिकुलर प्रोटॉन पीक देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड सच एज, कैसे डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, एलिफेटिक हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, ड्यू टू विच दे हैव डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, क्या है, एज अ रिजल्टेड इन एब्जॉर्प्शन एट डिफरेंट अप्लाइड फील्ड। अब देखिए आप ये बात कहेंगे कि भाई हैं तो सारे प्रोटॉन, सारे हाइड्रोजन हैं, सारे प्रोटॉन हैं, सबका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम होगी, उनका स्पिन नंबर सेम होगा, उनको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अलग अलग एरिया पे क्यों पीक दे रहे हैं, अलग अलग केमिकल शिफ्ट पे क्यों पीक दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। जैसे एलिफेटिक प्रोटॉन का अलग इन्वायरमेंट है, एरोमेटिक का अलग इन्वायरमेंट है, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन का अलग इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मीन केमिकल इन्वायरमेंट मीन उनके आसपास में जो दूसरे एटम्स मौजूद हैं उनकी वजह से उनके पे आइदर शील्डेड और डी शील्डेड जो इफ़ेक्ट आ रहा है, और डी शील्डेड और शील्डेड की वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो टर्निंग ऑफ 180 डिग्री का है वो डिफरेंट इंटेंसिटी हो सकती है। जितनी शील्डेड होगा उतना वो 180 का टर्न उसका कम होगा, जितना डी शील्डेड होगा उतना कंप्लीट 180 का टर्न होगा। तो इसकी वजह से केमिकल इन्वायरमेंट, जो केमिकल इन्वायरमेंट क्या है, जो आसपास के बाकी एटम्स मौजूद हैं उन प्रोटॉन्स के, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है हर प्रोटॉन के लिए। इस वजह से वो अलग अलग पोजीशन पे पीक देता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या बात बताई मैंने कहा आप सवाल करोगे कि भाई सब तो प्रोटॉन ही है ना, सारे हाइड्रोजन है, तो आप जैसे हमारे पास था कि भाई फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल है, CO का बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक है, OH, उसमें हाइड्रोक्सिल आ जाता है, कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोक्सिल आ जाता है, ईथर में आपके पास, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ठीक है उनकी तो बात समझ आती है, अलग अलग पोजीशन पे वो दें। लेकिन यहाँ पे जब सब प्रोटॉन ही हैं तो फिर अलग अलग पोजीशन पे क्यों पीक आ रही है? वो इसलिए पीक आ रही है कि हाँ सारे प्रोटॉन ज़रूर हैं, लेकिन उनके आसपास का केमिकल इन्वायरमेंट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट्स मीन जो नेबरिंग, क्योंकि देखो प्रोटॉन कहीं हवा में तो घूम नहीं रहे, वो एक पूरे स्ट्रक्चर में मौजूद है। उस स्ट्रक्चर में डिफरेंट कार्बन्स भी हैं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, फ्लोरीन, मतलब डिफरेंट मल्टीपल एटम्स उसमें मौजूद हो सकें। तो उन सब की वजह से हर प्रोटॉन का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर ऐसा ना होता, सारे सेम इन्वायरमेंट में होते, तो आपको जस्ट एक सिंगल ही पीक मिलती सब हमेशा, कोई और उसमें शिफ्ट नहीं होता, किसी और पोजीशन पे नहीं जाती। तो इस वजह से हर प्रोटॉन का सारे हैं हाइड्रोजन लेकिन एक ही स्ट्रक्चर में मौजूद है, लेकिन सबका अगर इन्वायरमेंट डिफरेंट, यही बात ऊपर थी कि इक्वलेंट मीन वो केमिकली सारे तरफ से सेम इन्वायरमेंट में होगा, तो वो वाले प्रोटॉन वो चाहे 6 हों वो 4 हों, मतलब एक स्ट्रक्चर में हो सकता है ना। जैसे वो आपके पास है एसीटोन का है CH3COCH3, ये आपका एसीटोन का स्ट्रक्चर है ना, तो CH3 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर हैं, 3 हाइड्रोजन इस वाले, हम आगे ये एग्जांपल डिस्कस भी करेंगे, लेकिन वो सिंगल पिक दे रहा है क्योंकि उनका बाकी तरह से हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उनका सेम इन्वायरमेंट है। लेकिन क्या है, ऑल्दो 6 प्रोटॉन मौजूद हैं एसीटोन में, लेकिन उसकी सिंगल पीक आ रही है। लेकिन उसके मुकाबले में आपके पास अगर मिथाइल बेंजीन है, फॉर एग्जांपल बेंजीन का रिंग पूरा है और उसके एक कार्बन पे CH3 ऊपर, तो अब ये वाला जो CH3 है जो बेंजीन पे, जो मिथाइल बेंजीन है, वो हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट अलग है क्योंकि वहाँ पे वो कार्बन से अटैच है जो कि क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है, देन वो CH से हाइब्रिडाइज है जो कि sp3, मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट हो गया। बाकी जो सारे प्रोटॉन थे जो बेंजीन रिंग के अंदर थे, CH उनका सबका सेम इन्वायरमेंट हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे 2 पीक्स मिलेंगे आपको। एक पीक इक्विवेलेंट होगी जिसमें 5 प्रोटॉन के हैं, जो मतलब C6H5, मिथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, C7H5,
8 मिथाइल बेंजीन का ही होगा C7H8। अब उसमें क्या हो रहा है, एक जो सिग्नल है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो 5 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होगा, एक सिग्नल 3 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होगा। एक 3 प्रोटॉन उनका इसके लिए, जो CH3 के साथ जो प्रोटॉन है वो एक सिग्नल उसके इक्विवेलेंट है। बाकी जो 5 बेंजीन रिंग के मौजूद हैं उसमें आपके पास जो वो है वो सिग्नल बेंजीन रिंग के जो 5 हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होगा। तो क्या है, ये नंबर ऑफ सिग्नल अलग अलग कैसे हो रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग उनका इन्वायरमेंट है और पोजीशन डिफाइंड हो रही है उस इन्वायरमेंट की वजह से। क्या इधर वो शील्डेड फील्ड में जाएंगे, डी शील्डेड फील्ड में जाएंगे। अगर आप ये ग्राफ को देखें, हमारे पास क्या है यहाँ पे जो राइट साइड पर है 0 के करीब जो है वो क्या होता है, शील्डेड इन्वायरमेंट होता है, और जो 12 के करीब होता है वो कौन सा होता है, वो डी शील्डेड इन्वायरमेंट होता है। शील्डेड इन्वायरमेंट की तरफ को, क्योंकि वो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको लेस रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, वो 180 का टर्न उसको कंप्लीट नहीं चाहिए होता है, तो वो कौन सा एरिया है, वो लो फ्रीक्वेंसी का एरिया है। और डी शील्डेड इन्वायरमेंट में हाई फ्रीक्वेंसी का एरिया, क्योंकि उसको कंप्लीट 180 का टर्न लेना होता है। ऑल्दो हमेशा सिचुएशन जितना डी शील्डेड कम्प्लीटली डी शील्डेड है तो कंप्लीट 180 का, वरना उसकी डिग्री ऑफ वेरिएशन होती जाएगी। तो डी शील्डेड का इन्वायरमेंट हाई फ्रीक्वेंसी का है, शील्डेड का इन्वायरमेंट लो फ्रीक्वेंसी का है। राइट साइड पे आपके पास लो केमिकल शिफ्ट है, राइट साइड पे आपके पास हाई केमिकल शिफ्ट है। लो केमिकल शिफ्ट मीन्स आपके पास शील्डेड इन्वायरमेंट है तो 0 से नियरेस्ट आपके पास पीक आ रही है, तो वो क्या है, लो केमिकल शिफ्ट आ रही है, यानी कि 0 से कम शिफ्ट होकर केमिकली जा रहा है। और अगर डी शील्डेड इन्वायरमेंट है तो हाई केमिकल शिफ्ट आ रहा है, यानी कि आपके पास पीक लेफ्ट साइड पर आ रही है। शील्डेड एनवायरनमेंट अप फील्ड कहलाता है, डी शील्डेड एनवायरनमेंट डाउन फील्ड कहलाता है। ये आपके पास बेसिक केमिकल शिफ्ट का पूरा मैकेनिज्म, पूरा ग्राफ है जो कि आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जवाब में मिलता है। थैंक यू।